हेलो एवरीवन। एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी जेई मेंस 2024 का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने 85 नंबर क्वेश्चन तक अपना सॉल्यूशन कर लिया था। आज इस लेक्चर में हम 86 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हम केवल इसमें पेपर का सॉल्यूशन ही नहीं देख रहे, हम इसमें ये भी देख रहे हैं पेपर को आपको अटैम्प्ट कैसे करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि अटैम्प्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चीज़ें तो सभी को पता रहती हैं, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, कौन से को करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हमारी अप्रोच और स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस चीज़ को भी हम साथ साथ देख रहे हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखना। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आपको सभी इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट मिल जाएगा। और यूपीएई के लिए भी भाई मैंने बुक निकाली थी, वो बुक आप देख सकते हो। और टेस्ट सीरीज देख सकते हो और मैराथन वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला लेक्चर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक्स ऑफ साइज 19 × 9 × 9। भाई मॉडुलर ब्रिक है जिनका स्टैंडर्ड साइज क्या है, 19 × 9 × 9। भाई साइज इन्होंने खुद ही दे दिया। 5 मीटर क्यूब की मैसनरी है, 5% वेस्टेज है, तो कितनी ईंटें चाहिए हमें पता है। 1 मीटर क्यूब में हमें 500 ईंटें लगती हैं, तो 5 मीटर क्यूब में कितनी लगेंगी, 2500। 5% इसमें वेस्टेज है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। 2500 का 5% कितना होता है, 125। 2500 प्लस 125, 2625। तो 2625 ईंटें कहाँ है, बी ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब यहाँ तो कैलकुलेटर से नहीं किया, नॉर्मली पेन पेपर से ही हो जाता है। तो 30 से 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द बल्क मॉडुलस ऑफ एन एलोए बॉडी इफ इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज फाउंड टू बी 180 गीगापास्कल। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 180 गीगापास्कल। आपको पॉइजन्स रेशो दिया हुआ 0.25। बल्क मॉडुलस, आपको बल्क मॉडुलस क्या होता है, के निकालना है। तो आपको अच्छे से पता है E इज इक्वल टू 2G1 + म्यू। और एक होता है E इज इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू। जी तो होता है शेयर का मॉडुलस, लेकिन हमसे क्या पूछा है, बल्क का मॉडुलस, यानी के निकालना है। तो के हमारा क्या हो जाएगा, E/3 1 - 2 म्यू। ई कितना दिया हुआ आपके पास, 180/3 1 - 2 इंटू पॉइजन्स रेशो कितना है, 0.25। तो ये हो जाएगा 3×6 = 80, 25×2 = 50, यानी कि 0.5। 1 - 0.5 0.5। ऊपर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 120। अब 120 कहाँ है, थर्ड ऑप्शन। अब इसमें कहाँ कैलकुलेटर की ज़रूरत लगती है, 30 से 40 सेकंड में इजीली आप इसको कर सकते थे। तो 87 का थर्ड ऑप्शन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, तो बहुत आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन, ए बिल्डिंग रिक्वायर 9 आरसीसी कॉलम ऑफ 0.2 मीटर विड्थ, 0.2 मीटर थिकनेस एंड 4 मीटर हाइट। तो किसी बिल्डिंग में भाई आपको कॉलम चाहिए, ये उसका क्रॉस सेक्शन है 0.2 इंटू 0.2। हाइट इसकी कितनी है, 4 मीटर। और कितने ऐसे ऐसे कॉलम है, ऐसे ऐसे 9 कॉलम है। और स्टील कितनी लगेगी, हर कॉलम में 1.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम लगेगी। ठीक है, स्टील रीइंफोर्समेंट इज 1.5 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तो कितनी स्टील लगेगी हमारे पास, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 9 कॉलम है, एक कॉलम की वॉल्यूम कितनी होगी, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 4। ये क्या हमारी टोटल स्टील हो गई, मतलब टोटल वॉल्यूम हो गई। स्टील कितनी है, 1.5%। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय वो डिवाइड बाय 100। अब इसको कर दो आप। ये हमारा आंसर किसी में आया है, मीटर क्यूब में। डेंसिटी कितनी होती है, वन जो स्टील होता है उसकी डेंसिटी होती है 7850 kg/मीटर क्यूब। अब ये जितने भी मीटर क्यूब है इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 7850 से। आपका आंसर किसी में आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा केजी में। लेकिन हमें क्विंटल में चाहिए, तो 100 से डिवाइड कर दो, तो आंसर हमारा किसी में आ गया, क्विंटल में आ गया। कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल था, सोल्व करते आपका आंसर आ जाता 1.695। तो कैलकुलेटर का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको हम लगा सकते हैं भाई। आप 90 सेकंड में इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते थे। स्टील की डेंसिटी आपको इसके लिए पता होनी चाहिए, 7850 kg/मीटर क्यूब। ये अपने को वैसे भी पता रहती है भाई, मरकरी की 13.6 रहती है, स्टील की भाई 7850 kg/मीटर क्यूब। तो ये 3-4 चीज़ों की तो अपने को पता ही रहती है, इजीली हम सोल्व कर सकते थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन।
स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पेक्शन ऑफ सोयल एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। कॉम्पेक्शन कर रहे हैं हम सोयल को और करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहली स्टेटमेंट, फाइन ग्रेन सोयल अटेन ए मच हायर डेंसिटी एंड लोअर ऑप्टिमम वाटर कंटेंट देन कंपेयर टू दी वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सोयल। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। जो कोर्स ग्रेन सोयल होती है वो भी कौन सी, वेल ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड मतलब बड़े साइज के भी पार्टिकल हैं, छोटे साइज के भी पार्टिकल हैं, तो ये हमारी क्या है, वेल ग्रेडेड। और कोर्स ग्रेन सोयल तो इसकी जो ड्राई डेंसिटी होती है, गामा डी होती है, वो जो फाइन सोयल होती है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगी। तो पहली स्टेटमेंट क्या गलत है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइन की ज़्यादा होगी, ये कह रहा है फाइन वाले की ज़्यादा होगी, जो कि हमारी गलत चीज़ है। ज़्यादा किसकी होगी, कोर्स ग्रेन की ज़्यादा होगी। कोर्स की ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि जो फाइन वाली सोयल है, फाइन सोयल के अंदर जो उसका सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया जैसे छोटे छोटे पार्टिकल इनके चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाएगा तो पानी डेंसिटी को कम करता जाएगा। तो इस वजह से कोर्स ग्रेन की ज़्यादा डेंसिटी रहेगी, फाइन वाले की कम रहेगी। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कॉम्पैक्टेड डेंसिटी ऑफ सोयल इंक्रीज एज वाटर कंटेंट इंक्रीज। जैसे जैसे वाटर इंक्रीज करते जाएंगे जो डेंसिटी होती है सोयल की वो इंक्रीज करती जाएगी। सही बात है। टिल द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, कब तक इंक्रीज करेगी, जब तक मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हमारी ना आ जाए। तो कैसे डायग्राम हमारा बनता है, ऐसे कुछ डायग्राम बनाते हैं ना। ये क्या है भाई, यहाँ पे होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, डेंसिटी उसकी बढ़ती जाएगी कब तक, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आएगा जब तक, और फिर कम होती जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट में वही कहने लग रहा है भाई, उसकी जो डेंसिटी वो इंक्रीज होती जाएगी जब तक मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ना अचीव कर ले। तो दूसरी सही है, पहली गलत है। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज करेक्ट। ओपीसी की मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, जिप्सम इज यूज ऑफ जिप्सम इन मेकिंग सीमेंट अवॉइड द फ्लैश सेट ऑफ द सीमेंट। फ्लैश सेट क्या होता है, फ्लैश सेट होता है भाई बहुत स्पीड के साथ सेटिंग हो जाती है, इनिशियल सेटिंग टाइम बहुत कम हो जाता है, तो उसको हम फ्लैश सेट कह सकते हैं। जिप्सम क्या करता है, जिप्सम हमारा रिटार्डर का काम करता है। जिप्सम हमारा किसका काम करेगा, रिटार्डर का। इनिशियल सेटिंग टाइम को ये इंक्रीज कर देगा, फ्लैश सेट को रोक देगा। तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट बाय द वेट प्रोसेस रिक्वायर द लेस फ्यूल व्हेन कंपेयर टू ड्राई प्रोसेस। जो वेट प्रोसेस होता है, वेट के अंदर हम क्या करते हैं, सारे इंग्रेडिएंट को एक मिक्सर के अंदर डाल के मिक्स करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। अब भाई वाटर है और सीमेंट बनानी तो उसको गर्म करना पड़ेगा, तो वाटर है तो पहले तो वाटर की एवोपरेशन होगी तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी। लेकिन ये क्या कहने लग रहा है, वेट प्रोसेस में कम फ्यूल लगेगा। जी नहीं, वेट प्रोसेस में ज़्यादा फ्यूल लगेगा। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। तीसरी स्टेटमेंट, व्हेन द टेम्परेचर इन रोटरी किल्न रीच दी 750 डिग्री सेल्सियस सीमेंट क्लिंकर फॉर्म। जो सीमेंट की फॉर्मेशन होती है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो सीमेंट की फॉर्मेशन होती है 1400 से लेके 1500 डिग्री सेल्सियस पे, और ये कह रहा है 750। तो तीसरी भी गलत हो गई। तो ओनली वन इज करेक्ट। इजी क्वेश्चन, आसानी से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वालिटी एंड टेस्ट दैट आर डन विद रिस्पेक्ट टू ब्रिक। भाई ब्रिक की जो क्वालिटी दी हुई है उनके लिए हम कौन कौन सा टेस्ट करते हैं। पहला टेस्ट है हार्डनेस का। हार्डनेस के लिए हम क्या करते हैं, उसको खुरच के देखते हैं, नाखून से खुरच सकते हैं, किसी और चीज़ से खुरच सकते हैं, और ये देखते हैं उसमें कोई निशान तो नहीं पड़ने लग रहे। नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रिक। तो ए का क्यों, हार्डनेस के लिए क्या करेंगे, कोई भी इम्प्रेशन भाई ब्रिक के सरफेस पे नहीं रहना चाहिए। फिर आ जाता है एब्जॉर्प्शन, भाई उसने कितना पानी वगैरह सोख लिया। तो कितना पानी सोख सकती है हमारी ब्रिक, 20% से ज़्यादा पानी वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो बी का हो जाएगा आर, नॉट मोर देन द 20% ऑफ द वेट ऑफ द ड्राई ब्रिक। साउंडनेस क्या होती है भाई ब्रिक के रिलेटेड साउंडनेस क्या, भाई क्लियर मेटेलिक साउंड देनी चाहिए। दो ईंटों को आप आपस में टकराओगे तो क्लियर मेटेलिक साउंड आनी चाहिए। अगर सीमेंट की साउंडनेस होती तो सीमेंट में साउंडनेस का क्या मतलब है भाई, उसकी वॉल्यूम चेंज कितनी होती है। लेकिन ईंटों के लिए साउंडनेस का क्या मतलब है, क्लियर मेटेलिक रिंगिंग साउंड आनी चाहिए। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है भाई, ईंट के ऊपर हम जब तक फोर्स लगाएंगे जब तक कि वो ब्रेक ना कर जाए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए का क्यू, सी का वो, बी का आर, बी का क्या हो गया, बी का हो गया आर, इसका एस और इसका पी। ऐसा कौन सा है,
QRS P, ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो इसको थोड़ा सा भाई मैच दी फॉलोइंग है, तो 30 से 40 सेकंड में आप इसको कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मेजर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर ऑफ ए सिंगली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम। सिंगली रिइंफोर्स आपकी कंक्रीट की बीम दी हुई है, डायमेंशन देख लेते हैं इसके कितने हैं। 200 mm इसकी विड्थ है, 450 इसकी डेप्थ है। इफेक्टिव कवर है इसका 35 mm। दो सरिये हैं इसमें 16-16 mm के, दो सरिया आपने इसमें लगा दिए 16-16 mm के। यहाँ इसकी कुछ न्यूट्रल एक्सिस बनेगी। तो न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो कंप्रेसिव फोर्स होती है वो टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स किसके इक्वल होगी 0.36 FC के B/D। टेंसाइल फोर्स किसके इक्वल होती है 0.87 FY एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, जो इसकी विड्थ है वो हमें पता ही है, विड्थ कितनी है 200 है, डेप्थ निकाल लेते हैं कितनी आएगी 0.87। स्टील कितनी है 415 ग्रेड की है। एरिया ऑफ स्टील कितना है, स्टील का दो सरिये दे रखे हैं ना हमको, कितने के 16 mm के, तो π/4 × 16 का स्क्वायर। स्टील का एरिया निकाल लिया mm² में। यहाँ आप एरिया पुट करोगे डिवाइड बाय 0.36 FC के, भाई कितने ग्रेड की कंक्रीट हमारी 20 की, इसकी विड्थ कितनी है 200। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, जो इफेक्टिव डेप्थ इसकी वो कितनी आ जाएगी भाई कौन से सेक्शन के लिए, बैलेंस वाले सेक्शन के लिए। बैलेंस सेक्शन के लिए इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी इसकी 100.82 mm। कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल था ही। इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते थे, लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर आपके सेट के अंदर ये वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ जाता है तो इस वाले क्वेश्चन को आपको स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करना था, इसको आपको आखिरी में अटेम्प्ट करना था, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है और सारे ऑप्शन बिल्कुल पास पास हैं। बिना कैलकुलेटर की मदद से आप इसको नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन आसान था भाई, सिंपल, आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी थी, जो हम नॉर्मली निकालते हैं भाई, जो टॉप कंप्रेशन फाइबर होता है वहाँ से कितनी होती है। अगला क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू दी सीवर अपैरेटस। जो सीवर के भाई अलग अलग पार्ट होते हैं उनसे रिलेटेड आपको मैच दी फॉलोइंग करना है। पहला ऑप्शन, स्टॉर्म वाटर इनलेट। स्टॉर्म वाटर इनलेट का क्या काम होता है, तो जब बारिश होती है जो रन ऑफ होता है उसको सीवर के अंदर एडमिट करवाने के लिए हम स्टॉर्म वाटर इनलेट बनाते हैं। तो प्रोवाइडेड टू एडमिट दी सरफेस रन ऑफ टू दी सीवर, तो 1 का ए। कैच बेसिन्स किस लिए होते हैं, कैच बेसिन्स होते हैं जो रन ऑफ होता है, उस पानी होता है बारिश का, उसके अंदर बड़े बड़े जो पार्टिकल होते हैं, हैवी डबरी होती हैं, उनकी एंट्री को प्रिवेंट करवाने के लिए। तो कैच बेसिन्स का हो जाएगा सी, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ हैवी डबरी इनटू द सीवर। फ्लशिंग मैनहोल क्या होते हैं, तो सीवर के हेड के ऊपर हम इनको प्रोवाइड करते हैं। मान लो सीवर आपका ब्लॉक हो जाता है, सीवर क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो उसके अंदर हम ढेर सारा पानी डाल के उसको फ्लश करवा देते हैं, तो फ्लशिंग मैनहोल। तो जो बीच में कोई भी रुकावट है भाई, जो आपका ये सीवर है इसके बीच में भैया कोई रुकावट है, ढेर सारा पानी डाल दिया तो ये फ्लश आउट हो जाती है। तो 3 का बी, प्रोवाइडेड एट द हेड ऑफ द सीवर। हेड पे प्रोवाइड करेंगे इसको, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बकलिंग कर्व इज अप्लीकेबल अबाउट जेड एक्सिस फॉर ए रोल्ड स्टील आई सेक्शन यूज एज एन एक्सेली लोडेड कंप्रेशन मेंबर शोन इन दी गिवन फिगर। एक आपको आई सेक्शन दिया हुआ है, उसमें भाई आपको दिखाया हुआ है भाई विड्थ ऑफ फ्लैंज, एच इसकी टोटल हाइट है, जेड और वाई एक्सिस इसमें दी हुई है। तो आपको ये बताना है बकलिंग क्लास क्या है इसकी। अगर इफ़ एच अपॉन बी एफ, हाइट अपॉन जो फ्लैंज की विड्थ है वो 1.2 से ज़्यादा है और जो थिकनेस ऑफ फ्लैंज है वो 40 mm से कम है, तो ये कौन सी बकलिंग क्लास है, ये होगी हमारी बकलिंग क्लास ए। अब ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते थे, जी नहीं, इसको हम कर नहीं सकते थे, क्योंकि ये वाले टेबल हम याद नहीं करते, ये वाले टेबल हम रूटीन में जो हम पढ़ाई करते हैं उसमें याद हम नहीं करते। हम बकलिंग क्लास तो याद करते हैं भाई, 4 टाइप की बकलिंग क्लास होती हैं भाई। सिलेंडर हो गया, सेमी कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट एंड भाई
फुल्ली प्लास्टिक। तो 4 टाइप के हम सेक्शन पढ़ते हैं, तो नॉर्मली आप उसको वहीं तक करना है भाई, इतना डीप में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। भैया H/BF कितना होगा, थिकनेस कितनी होगी, तब XYZ ये ABCD वगैरह, इसको ना तो आप याद कर सकते हो, ना ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस वे 4 याद रख लेना भाई, सिलेंडर, सेमी कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट एंड प्लास्टिक वाला जो सेक्शन है, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा ज़्यादा डीप में जाके क्वेश्चन था, एक्चुअल बेस था, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। बाकी फ्यूचर के लिए याद रख लेना, क्लास ए H/B, भाई जो हाइट अपॉन फ्लैंज की विड्थ है वो 1.2 से ज़्यादा हो, और जो थिकनेस है फ्लैंज की वो 40 mm से कम हो, तो क्लास ए होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशन इन मैग्नेटिक डेक्लिनेशन आर करेक्टली पेयर्ड विद देयर रिस्पेक्टिव केस। तो जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन के अंदर वेरिएशन होता रहता है, हमेशा किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन सेम नहीं होती, तो उस वाले वेरिएशन को हम क्या कहते हैं। तो पहला है डाईयूरेनल वेरिएशन, डाईयूरेनल यानी कि दैनिक, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होती है, टेम्परेचर वेरिएशन में कोज दिस टाइप ऑफ वेरिएशन। जो डेली डिक्लिनेशन के अंदर वेरिएशन होती है वो किस वजह से हो सकती है, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। वो किस वजह से हो सकती है, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से डायूरेनल वेरिएशन हो सकती है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद एनुअल वेरिएशन हो सकती है, सेकुलर वेरिएशन एंड इरेगुलर वेरिएशन। जो एनुअल वेरिएशन होती है उसको देख लेते हैं। पीरियोडिक स्विंग इज टेकन बाय मैग्नेटिक मेरिडियन विद रिस्पेक्ट टू द ट्रू मेरिडियन। तो पूरे साल के दौरान जो वेरिएशन आता है, पीरियोडिक जो स्विंग होता है उसको हम क्या कहेंगे, एनुअल वेरिएशन कहेंगे। सेकुलर वेरिएशन क्या होती है, तो सेकुलर वेरिएशन इज ए स्लो ग्रेजुअल बट अनएक्सप्लेनेबल शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक मेरिडियन ओवर ए रेगुलर साइकिल। तो अनएक्सप्लेनेबल जो शिफ्ट होता है भाई मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के अंदर, मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, सेकुलर वेरिएशन कहेंगे। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 150 साल होता है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 150 साल होता है। 150 साल तक एक डायरेक्शन में, फिर 150 साल दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मेरिडियन शिफ्ट होती रहती है। और इरेगुलर वाली किसकी वजह से होएगी, इरेगुलर भाई किसी भी रैंडम पैटर्न में हो सकती है, भाई मैग्नेटिक स्टॉर्म आ गया, डिस्टर्बेंस आ गई, तो किसी भी वजह से ही हो सकती है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। सेकुलर वेरिएशन, अर्थक्वेक मे कोज दिस टाइप ऑफ वेरिएशन। तो जो सेकुलर वेरिएशन होती है क्या वो अर्थक्वेक की वजह से हो सकती है। तो अभी हमने देखा सेकुलर वेरिएशन क्या होती है, वेरी स्लो ग्रेजुअल अनएक्सप्लेनेबल शिफ्ट, भाई अपने आप ही होती रहती है, इसमें अर्थक्वेक का कोई रोल नहीं है। 150 साल के अंदर एक डायरेक्शन में, 150 साल में दूसरी डायरेक्शन में, तो अर्थक्वेक का रोल नहीं है भैया, तो होनी है 150 साल में एक बार उधर एक बार उधर। तो सेकंड हो गई गलत। इरेगुलर वाली, इरेगुलर वाली तो भाई कैसे भी हो सकती है, किसी भी वजह से हो सकती है, तो अर्थक्वेक की वजह से, मैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से ये वाली वेरिएशन हो सकती है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओनली 1 एंड 3 आर करेक्ट। रेगुलरली हम इस वाले क्वेश्चन को पढ़ते नहीं थे, तो इस वाले क्वेश्चन को आप चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि रेगुलरली जो हम पढ़ाई करते हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन हम नहीं करते। अगला क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कटबैक बिटुमन। जो कटबैक बिटुमन होते हैं उनके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और सही आंसर देना है। पहली स्टेटमेंट, एडिशन ऑफ पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ बिटुमन। कटबैक क्या होते हैं, कटबैक के अंदर क्या होता है भाई, कार्बन के हाइड्रोकार्बन हम ऐड करते हैं और बिटुमन की जो विस्कोसिटी होती है वो कम हो जाती है, यानी बिटुमन हमारा क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो कटबैक की वजह से क्या हो सकता है, बिटुमन की विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो जैसे आपने पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन कैरोसिन डाल दिया, बिटुमन की विस्कोसिटी कम हो जाएगी, यानी बिटुमन हमारा पतला हो गया। पहली स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, एडिशन ऑफ पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ बिटुमन टू पेनिट्रेट इनटू द एस्फाल्टिक कंक्रीट। भाई उसकी विस्कोसिटी कम हो गई, विस्कोसिटी कम हो गया यानी पतला हो गया, पतला हो गया तो जो एसफाल्ट कंक्रीट है उसके अंदर उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 3 टाइप के कटबैक होते हैं जैसे कि आपको पता है, रैपिड क्यूरिंग, मीडियम क्यूरिंग एंड स्लो क्यूरिंग। नाम से भी पता चल रहा है, रैपिड वाले में क्या है भाई, आपने कटबैक बना दिया, उसका पतला कर दिया, आपने उसको रोड सरफेस के ऊपर डाल दिया, अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही हवा लगी इसको, तो जो भी आपने कटबैक यूज किया वो आसमान में उड़ जाएगा और केवल क्या बचेगा, केवल बिटुमन बचेगा। तो रैपिड वाले में क्या यूज कर सकते हैं हम भाई, इसमें गैसोलीन एंड नेफ्था। मीडियम वाले में क्या कर सकते हैं, इसमें कैरोसिन कर सकते हैं, मीडियम वाले में कैरोसिन, रैपिड क्यूरिंग में गैसोलीन,
ठीक है, यानी कि तुरंत उड़ जा रहा है, रैपिड क्यूरिंग। कैरोसिन धीरे धीरे हवा में उड़ेगी, और स्लो क्यूरिंग के अंदर भाई हैवी ऑयल फ्यूल सेल वगैरह हम इसमें यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द डेल्टा फॉर ए क्रॉप इफ इट्स ड्यूटी इज 2000 हेक्टेयर पर क्यूसेक। ड्यूटी आपको कितनी दी हुई है? ड्यूटी आपको दी हुई है 2000 हेक्टेयर पर क्यूसेक। डेल्टा आपको बताना है। बेस पीरियड कितना दिया हुआ है? बेस पीरियड दिया हुआ है 100 डे। तो बिल्कुल आसान, आपको पता है ड्यूटी इनटू डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी। सारी यूनिट इसमें सही है, हेक्टेयर पर क्यूसेक। ये डेज के अंदर है, तो डेल्टा हमारा किस में आएगा? मीटर के अंदर आएगा। तो डेल्टा आपका क्या होएगा? 8.64 इंटू 100 डिवाइड बाई 2000। तो सिंपल सोल्व करना था, ये आपका कितना आ जाएगा? 432, 0.432। तो इसमें तो मेरे को कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं लगी। कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है, 30 सेकंड में आसानी से इसको आप सोल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द कॉलम विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल एज स्पेसिफाइड इन IS 4954/1968। तो वही अलग अलग नॉइस लेवल कौन से एनवायरनमेंट में कितनी होंगी, आपको मैच दी फॉलोइंग करना है। आउटडोर में कितनी होगी, इनडोर में कितनी होगी। PYQ में ये वाला क्वेश्चन पहले भी हमारे पास कई बार आ चुका है, तो ये वाली टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और वैसे इसमें मार्क फॉर ऑल कर दिए। इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं कोई भी मैच नहीं करता, हम सही ऑप्शन देख लेते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं नॉइस लेवल उनमें कितनी रहेगी? 25 से 35। ये क्या है? शुरू वाला नाइट में है, और बाद वाला क्या है? डे के अंदर है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रात के टाइम रहेगी 25, दिन में रहेगी 35। सब अर्बन में 40, रेजिडेंशियल में 35 से 45। ठीक है, रेजिडेंशियल में 35 से 45 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूरल में 25 से 35, रेजिडेंशियल में आपने 10 बढ़ा दी 35 से 45। जो अर्बन एरिया है जहाँ बिजनेस वगैरह हुआ 40 से 50। सिटी के अंदर रहेगी 45 से 55। जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो 50 से 60। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो तो आपको बहुत ज़्यादा याद रखने हैं। जो शहरी क्षेत्र है 35 से 45, और इंडस्ट्रीज़ में 50 से लेके 60। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये कई बार आ चुकी है। बाकी इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं कोई भी इसमें मैच नहीं करता था, तो इस वजह से क्या कर दिया, इसको मार्क फॉर ऑल कर दिया। यहाँ गलत ऑप्शन थे, ये टेबल आप याद कर लेना। लेकिन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्रिज्मेटिक बार विद ए क्रॉस सेक्शन 30x30 mm। प्रिज्मेटिक बार क्या होता है? प्रिज्मेटिक का मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन फिक्स रहता है, 30x30 का है, 1 मीटर इसकी लेंथ है। फोर्स लगाई हमने 90 kN की। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना होता है? फोर्स डिवाइड बाय एरिया। एरिया कितना है? 30 × 30। अच्छा एक चीज़ देखो, सारे ऑप्शन अलग अलग है ना, यूनिट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यूनिट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रेन कितना दिया हुआ है? 0.555। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 3×3 = 9। ठीक है, ये 1 आ गया, तो इसको 10 बना दिया मैंने। 5×2 = 10। तो आंसर क्या होगा? 2 के आगे ढेर सारी जीरो होंगी, तो कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है इसमें। तो बिना कैलकुलेटर के इसको आप 30 सेकंड में सोल्व कर सकते थे। और जहाँ से भी ऑप्शन अलग अलग हो ना, तो वहाँ आपको यूनिट देखने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने इसको सोल्व करते हुए 2 निकाल दिया, मेरे को पता 2 आ गया। अब आगे कितनी भी जीरो, कितने भी डेसिमल हो सकते हैं, ऐसा एक ही ऑप्शन था। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन। द कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ए मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट इज बिल्ड ऑन द डैश रिवर। जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट आपका गोदावरी नदी के ऊपर बना हुआ है। कौन सी नदी के ऊपर? गोदावरी। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये। वहाँ पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले एरिया में ये कालेश्वरम लिफ्ट प्रोजेक्ट है। इरिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। वैसे तो GS का क्वेश्चन है, लेकिन मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। जो मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना भाई, महानदी, नर्मदा नदी, गंगा जी, यमुना जी, इनके ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, तो ये सारे आते हैं। तो ये आपको सारे याद होने चाहिए। ये GS का भी पार्ट और आपके टेक्निकल का भी पार्ट है। ठीक है, ये आपके टेक्निकल में भी है, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो कालेश्वरम लिफ्ट प्रोजेक्ट गोदावरी के ऊपर। तो भाई जो हमारा सॉल्यूशन है SSC JEE 2024 मेंस का,
वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपको सॉल्यूशन कैसा लगा आप बता सकते हो। भाई हमने ये भी देखा कौन से क्वेश्चन आप कर सकते थे, कौन से नहीं कर सकते थे। बाकी इन्होंने 16 क्वेश्चन क्या थे, 16 क्वेश्चन इन्होंने मार्क फॉर ऑल कर दिए। हमने जो देखा, क्या देखा हमने, हमने देखा कि सर इन्होंने 16 क्वेश्चन मार्क फॉर ऑल कर दिए, जो कि अगर ये चाहते तो भाई उनमें से केवल 7 या 8 कोई मार्क फॉर ऑल कर सकते थे। छोटे मोटे स्पेलिंग मिस्टेक के लिए ना करते तो ज़्यादा ठीक रहता, कंपटीशन थोड़ा और अच्छा बन पाता। ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों ने ये सही करे उनके तो मन में ये रह गया कि सर हमने तो मार्क फॉर ऑल कर दिया, और जिसने नहीं करे उसको भी सारे नंबर मिल गए। बाकी पेपर आसान था। इसमें 5 से लेके 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो भाई हम कह सकते हैं हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। पेपर में जो आपका माइंड सेट है इसी टाइप का होना चाहिए कि जी 100 क्वेश्चन है, 100 में से 90 मैं कर दूंगा, या भाई मेरे देखे हुए होंगे 10 मेरे को बहुत डिफिकल्ट आएंगे। तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है तो इस एटीट्यूड के साथ उसको छोड़ देना कि ये तो उन 10 क्वेश्चन में से है। बचे हुए 90 हैं, इनमें से 50-55 तो होंगे बहुत ज़्यादा आसान, बचे हुए ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे आप कर दोगे भाई 30 से लेके 35 क्वेश्चन। एक्यूरेसी लगा लो भाई 90% तो आपको एक्यूरेसी बना के रखनी ही पड़ेगी, और कम से कम 80 क्वेश्चन तो आपको सही सोल्व करने पड़ेंगे अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हो। बाकी हो सकता है अगले साल पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाए, तो इसमें 80 की जगह 70 क्वेश्चन पे भी सिलेक्शन हो जाए, तो वो तो पेपर में जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो आपको वहीं पे एनालिसिस करना है, और वहीं सोचना है कि जब मैंने इतना सब कुछ पढ़ते हुए मेरे को ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये किसी से नहीं आता होगा, और वहाँ नेगेटिव अटैम्प्ट करने से बचना है आपको। तो भाई सॉल्यूशन हमने देख लिया पूरे पेपर का, कैसे आपको करना चाहिए था, कौन सा क्वेश्चन को आपको छोड़ना था, कौन से क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर सकते थे। तो ये पूरा हमने डिटेल के अंदर ही देखा है स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक। आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आप उनको भी देख सकते हो। कैसा लगा सॉल्यूशन आप बता सकते हो कमेंट में। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। आपके आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।